हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 हिंदी का 22 फरवरी को आने वाला बिल्कुल वायरल पेपर। ऐसा ही आएगा आप सभी का 2024 बोर्ड एग्जाम में क्लास 10 हिंदी का पेपर, ठीक है। और अगर आप सभी लोग इस पूरे पेपर की तैयारी कर लेते हो, पूरे के पूरे इस पेपर में बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपके एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन इस पेपर में है, ठीक है। ये पूरा पेपर ही बिल्कुल वायरल पेपर है, ठीक है। इसमें जितने क्वेश्चन है बहुत ही वायरल क्वेश्चन है और 100% आप सभी के पेपर में इस बार बिल्कुल छप चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आप सभी को पूरे के पूरे उत्तर के साथ बताएंगे। अगर आप लोग इस पूरे पेपर की तैयारी कर लेते हो तो आप सभी का इस बार बोर्ड एग्जाम में हिंदी में पूरे के पूरे 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का है। ये मेरी 100% गारंटी है, ठीक है। आप सभी लोग हिंदी में मात्र इस पेपर को तैयार करके आप लोग जाइएगा। आप लोग 22 फरवरी को, ठीक है, हिंदी के पेपर में बिल्कुल आग लगा कर आओगे, बिल्कुल आप लोग धुआं करके आओगे, ठीक है। पूरे के पूरे आंसर को आप लोग छाप कराओगे। ये इतने वायरल पेपर है, ठीक है। इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन है सभी बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है। और सबसे पहले कि ये जो, ठीक है, ये जो पेपर संकेतांक है इस पेपर का वो 824 डीसी है, ठीक है, जो कि आपका एग्जाम 2024 में होगा। इसलिए ये जो पेपर कोड है ये 824 करके है, ठीक है। और यही पेपर कोड आप लोग नोट कर लीजिए, बिल्कुल यही पेपर कोड आपके 22 फरवरी को आएगा, ठीक है। यहाँ पे, ठीक है, 824 डीसी ये जो पेपर कोड है ना, ये आप सभी के यानी सबसे अधिक जिलों में जो होता है वो इसी कोड का पेपर हर साल सभी जिलों में जाता है, ठीक है। यानी अधिक से अधिक जिलों में यही पेपर कोड पूछा जाता है। तो आप लोग इस पेपर कोड को नोट कर लीजिए। और आप सभी को क्या करना है, यानी कि पूरी की पूरी आपको 70 में 70 हिंदी में इस बार बिल्कुल लाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। आपको 70 में 70 पूरे के पूरे नंबर लाना है। ये मेरी, ठीक है, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी और आपकी कुछ मेहनत रहेंगे। यानी आपको सिर्फ मेहनत करना है, बाकी हम आप सभी को, ठीक है, आपकी पूरी हेल्प हम करने के लिए तैयार है, ठीक है। आपको पूरे इस बार क्या करना है, यानी सभी सब्जेक्ट में आपको 70 में 70 लाकर आप सभी को इस बार क्या करना है, बिल्कुल टॉपर बन जाना है, ठीक है। आपको बिल्कुल स्टेट रैंक में चल जाना है। और ये आप सभी को सिर्फ हमारी चैनल ही करा सकती। आपको हम ऐसे ऐसे वायरल क्वेश्चन देंगे, ऐसे ऐसे वायरल पेपर देंगे, जिससे आप सभी लोग मात्र आपकी 10 से 15 दिन में बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। और आप लोग, ठीक है, एक कमजोर स्टूडेंट हो फिर भी आप सभी लोग एग्जाम में बहुत ही आसान तरीके से बोर्ड एग्जाम में 95% ला पाओगे। तो आप सभी लोग इस पेपर को तैयार कर लेंगे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन है आप लोग को हम यानी टोटल हिंदी के कितने 10 सेट पेपर कराएंगे, ठीक है। और आपके क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट का हम 10 सेट पेपर कराएंगे। अगर आप लोग 10 सेट पेपर क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट के 10 सेट पेपर हमारे चैनल के तैयार कर लेते हो तो 100% मेरी गारंटी कि हिंदी की ऐसी कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में, ठीक है, जो होगी वो आएगी, वो आपको ऐसा नहीं रहेगा जिस उसका आंसर आपको नहीं पता रहेगा। यानी पूरे के पूरे हम आपको जितने भी वायरल पेपर देंगे पूरे के पूरे उत्तर के साथ आप सभी को देंगे, ठीक है। जिससे आपका वायरल क्वेश्चन, यानी अगर आप लोग इस वायरल पेपर को तैयार कर लिए तो नहीं आप सभी को प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने की कोई जरूरत है, नहीं अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्व करने की कोई जरूरत है, ठीक है। और नहीं आपको इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन तैयार करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे हम आपको पूरा वायरल पेपर बता रहे हैं। इसमें पूरे क्वेश्चन वायरल ही क्वेश्चन है और पूरे आंसर के साथ बता दे रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग, यानी आप सभी को कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप सभी को वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आपको बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना है। और आप लोग इस पेपर कोड को बिल्कुल नोट करके रखिए। आपका यही पेपर कोड अगर आएगा, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसी वीडियो पे क्लिक करके आपको कमेंट बॉक्स में थैंक यू कह देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे अनुक्रमांक लिखना है और यहाँ पे आप सभी को अपना नाम लिखना है। इसके बाद ये 824 डीसी का है, ठीक है, और ये 2024 हिंदी का पेपर है। इसमें जो आपको समय मिलेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा, ठीक है। 15 मिनट आपको इस प्रश्न पत्र को पढ़ना है, बाकी 3 घंटे में आपको इस पूरे पेपर को सॉल्व करना है। इसके बाद पूर्णांक जो रहेगा, ठीक है, ये यूपी बोर्ड का पेपर है 22 फरवरी का, तो ये आपका पूर्णांक जो रहेगा वो 70 का पूर्णांक रहेगा, ठीक है। अगर आप लोग पूरी तैयारी कर लेते हो, 10 सेट पूरे हल कर लेते हो पेपर का, तो आपका पूरा का पूरा 70 नंबर बिल्कुल पक्का है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, देखिए, आपको सबसे पहले निर्देश दिए। निर्देश में आपको 15 मिनट प्रश्न पत्र को पढ़ना है, 2 खंड है इसमें।
और इसके बाद खंड अ जो है इसमें पूरा 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भरा हुआ है, ठीक है, यानी 20 नंबर का है पर क्वेश्चन 1 नंबर की, जिसका आंसर OMR शीट पे। और आपको काले और नीले बाल पॉइंट पेन यानी इस तरीके से डार्ट पेन का आपको यूज करना है, ठीक है, जेल पेन का यूज नहीं करना है गोले को भरने के लिए। उसके बाद इस तरीके से OMR शीट, ठीक है, और आप सभी को यानी एक बार अगर आप लोग OMR शीट पर उत्तर को अंकित कर दिए तो आपको उसको फिर से काटना नहीं है, नहीं इरेजर नहीं व्हाइटनर का यूज करना है, ठीक है। सबसे पहले खंड अ आता है जिसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, और जितने क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला कि संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन है, ठीक है। 4 ऑप्शन है, जयप्रकाश भारती, संपूर्णानंद, रामधारी सिंह दिनकर और जयशंकर प्रसाद, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यानी संस्कृत के जो 4 अध्याय के लेखक हैं वो रामधारी सिंह दिनकर है, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आप सभी लोग यानी अभी का अभी इस पेपर को पूरा अगर आप लोग तैयार कर लेते हो 10 सेट पेपर को, ठीक है, तो आप लोग हिंदी में क्या कर जाओगे इस बार, बिल्कुल टॉप कर जाओगे, ठीक है, टॉपर बन जाओगे आप लोग। इसके बाद देखिए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की रचना है बर्फ की गुड़िया, गोदान, ठीक है, कंकाल और विचार भी थी। तो देखिए यहाँ पे बर्फ की गुड़िया जो है ये किसका है, ये जयप्रकाश भारती का है, ठीक है। गोदान किसका है, तो ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्योंकि हमने कई बार पेपर में बता चुका है और ये इंपॉर्टेंट भी है। गोदान किसकी रचना है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे विचार भी थी जो है ये आप सभी का यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, ठीक है। और इसके बाद जो कंकाल है ये जयशंकर प्रसाद का है, यानी ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। तो यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, भेंट वार्ता विधा के लेखक हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राजेंद्र यादव है या प्रताप नारायण मिश्र है, महादेवी वर्मा है या बालकृष्ण भट्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर राजेंद्र यादव जो है ऑप्शन नंबर ए राइट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, शिवानी प्रसिद्ध हैं, ठीक है, नाटककार के रूप में, कहानीकार के रूप में, एकांकीकार के रूप में और निबंधकार के रूप में, ठीक है। तो शिवानी जो है वो कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी राइट है। मेरी कॉलेज डायरी के लेखक का नाम है, यानी मेरी कॉलेज की डायरी के लेखक का क्या नाम है, ठीक है। धीरेन्द्र वर्मा है, बच्चन सिंह है, डॉक्टर नागेंद्र है, यशपाल है, तो वो धीरेन्द्र वर्मा है, ठीक है, ऑप्शन ए राइट है। प्रकृति का मानवीकरण किस युग की जो है प्रमुख प्रवृत्ति है, ठीक है, किस युग की प्रमुख प्रवृत्ति है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, ठीक है। तो ये छायावादी युग की जो है क्या है प्रवृत्ति है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप लोग को, ठीक है, यानी छायावादी युग के 4 लेखक होते हैं, हमने आप सभी को बताया था, ठीक है, उसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। पंत, निराला, वर्मा, प्रसाद, ठीक है, यानी पंत से बन जाएंगे सुमित्रा नंदन पंत, निराला से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रसाद से जयशंकर प्रसाद, वर्मा से महादेवी वर्मा। ये 3 आप लोग 4 ट्रिक टोटल तैयार कर लीजिए, आपको छायावादी युग के सभी लेखक कभी याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है युगांत के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो देखिए युगांत हो गया, युगवाड़ी हो गया, ठीक है, इनके जो रचनाकार हैं वो कौन है, सुमित्रा नंदन पंत है। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि हैं, अज्ञे हैं, बिहारी हैं, नागार्जुन है या महादेवी वर्मा है, ठीक है। तो प्रयोगवादी पूछ रखा है तो वो अज्ञे जी है, जिनका पूरा नाम सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए राइट है। और यहाँ पे ठीक है पूरे के पूरे हम आप सभी को आंसर के साथ बताएंगे और पूरे लिखित रूप से कैसे आप सभी को हिंदी के जो पेपर है उसमें आपको कैसे लिखना है कॉपी पर, ठीक है, आंसर को कितना लिखना है जिससे आपको पूरे के पूरे जो है यानी 70 में 70 पूरे आपको हिंदी में नंबर मिल जाए, वो तरीका भी हम आप सभी को इस वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रिय प्रवास के रचयिता है केशवदास, सूरदास, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद या मतीराम। तो ये जो प्रिय प्रवास है इसके जो लेखक हैं वो अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद है, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है पद्माभरण, ठीक है, के लेखक हैं कौन है, पद्माकर है, मतीराम है, देव है या बिहारी है, ठीक है, तो वो पद्माकर है, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है यहाँ पे 11 क्वेश्चन, पतिसिर देखत मंदोदरी मूर्छित विकल धरनी खसी परी, ठीक है, उपयुक्त पंक्ति में रस है, इसमें यहाँ पे पूछ रखा है कि कौन सा रस है, ठीक है। तो यहाँ पे वीर है, हास्य, करुण है या सिंगार रस है। तो देखिए पति सिर देखत मंदोदरी यानी पति का सिर देख करके जो मंदोदरी है वो मूर्छित हो रही है, ठीक है, विकल हो रही है, धरनी
खसी परी, यानी वो बिकल हो रही है, ठीक है, इस तरीके से, यानी वो बिलक रही है, रो रही है। तो इसमें क्या है, इसमें दुख की बात है, पति के सिर को देखकर इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो इसमें दुख की बात है, दुख की बात जहां पे रहेगी वहां पे क्या हो जाएगा, करुणस हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो स्थायी भाव होता है वो शोक होता है। तो आपको इसका स्थायी भाव भी तैयार कर लेना। आप लोग क्लास 10th में हो तो आपको करुणस और हास्य रस पढ़ना है, 2 रस, ठीक है, और इसकी स्थायी भाव भी आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है, जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करीवर बदन करहु अनुग्रह सोय, ठीक है, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपयुक्त पंक्ति में छंद है, सोरठा है, ठीक है, दोहा है, चौपाई है या रोला छंद है। तो इसमें क्या है, दोहा छंद है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट है। नेक्स्ट है, चरण कमल बंदो हरिराई, पंक्ति में अलंकार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये उदाहरण, ठीक है। तो इसमें उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है या यमक अलंकार है, ठीक है। तो इसमें जो चरण कमल बंदो हरिराई का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यानी श्री राम प्रभु के जो उनके चरण हैं, ठीक है, उसकी जो वंदना की जा रही है, यानी कमलवत चरणों की वंदना यहाँ पे की जा रही है। तो यहाँ पे क्या है, भेद रहित आरोप है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, भेद रहित आरोप में क्या होता है, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इस पंक्ति में भेद रहित आरोप है, तो ये रूपक अलंकार है। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन, सु उपसर्ग के योग से बना शब्द है, ठीक है, सु। अब देखिए, उपसर्ग का मतलब आगे लगने वाला शब्द, तो जहां जिसके आगे इस तरीके से ये वाला सु लगा हुआ है, ठीक है, वही इसका योग है, ठीक है। तो इसमें तो नहीं लगा, ये गलत है, ठीक है। इसके बाद ये भी गलत है और इसके बाद ये जो है ये भी गलत है, ठीक है। बाकी सही जो कौन है वो बी है, ठीक है, यानी सुपुत्र, ये सु से बना हुआ है, आगे इसके सु लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, सुपुत्र जो है इसका ऑप्शन नंबर 14 का बी राइट है। नेक्स्ट है यहाँ पे 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में दिया है युष्मत का विभक्ति और वचन है, ठीक है, द्वितीया एक वचन, पंचमी बहुवचन, प्रथमा एक वचन, षष्ठी द्विवचन, ठीक है। तो यहाँ पे पंचमी बहुवचन है, यानी इस तरीके से अगर लास्ट में ये त के साथ हलंत दे देगा तो आप लोग इसको पहचान लीजिएगा कि ये पंचमी का बहुवचन है, ठीक है। हमारे चैनल पे विभक्ति और शब्दरूप पहचानने की एक ऐसी बेस्ट ट्रिक है और बहुत ही इजी है, ठीक है, बहुत ही छोटा ट्रिक है, जिससे आप लोग 1000 प्लस विभक्ति और वचन को तैयार कर सकते हो, याद कर सकते हो। अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे तो आप लोग हमारे चैनल पे विजिट करके भी देख सकते हैं, और आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, विभक्ति पहचानने की ट्रिक, और हमारे चैनल का नाम अपना विद्यालय, तो वहाँ पे वीडियोज आ जाएंगी, वहाँ से आसानी से आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे नवग्रह में समास है, ठीक है। नवग्रह का मतलब देखिए, सबसे पहले कि नौ का मतलब क्या होता है, एक संख्या होता है 9, ठीक है, और ग्रह का मतलब ग्रह, यानी यहाँ पे बोला है कि 9 ग्रह, 9 ग्रहों का समूह, ठीक है, इस तरीके से पूछा जा रहा है यहाँ पे 9 ग्रह। अब यहाँ पे क्या है, अगर जो भी शब्द है, ठीक है, जो भी शब्द है अगर वो संख्यावाचक है, उसमें संख्या का बोध होता हो, ठीक है, जैसे चौराहा, ठीक है, इस तरीके से जाते हो ना आप लोग मार्केट में, चौराहा पड़ता है, ठीक है, वहाँ पे चाट फुल्की के कई ठेले लगे रहते हैं, तो इस तरीके से, ठीक है, वही जो चौराहा है क्या होता है, वो 4 तरह के राहों से मिलकर बनता है, ठीक है, वहाँ पे 4 जो है रास्ते आकर मिलती हैं, तो इस तरीके से ये भी क्या है, इसमें 4 रास्तों का बोध हुआ है, यानी ये संख्यावाचक है। शताब्दी यानी 100 वर्षों का समूह, यानी जहां पर भी आपको शब्दों में संख्या का बोध दिखता हो, उसमें संख्या आपको दिखता हो, ठीक है, कि उसमें संख्या का बोध हो रहा है, वहां पे कौन सा समास हो जाएगा, वहां पे द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि द्विगु जो है ये खुद अपने आप में एक द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु का मतलब 2 गायों का समूह, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे 17 क्वेश्चन, सुरेश शब्द का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, इंद्र है, पत्थर है, बिजली है या तीर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इंद्र है, यानी सुरेश का क्या हो जाएगा, इंद्र, ऑप्शन ए राइट है। 18 क्वेश्चन है, वाक्य की विशेषता नहीं है, यानी इसमें से जो वाक्य है उसकी विशेषता क्या नहीं है, तो यहाँ पे वाक्य में प्रयुक्त पदों का कोई निश्चित जो है क्रम नहीं होता, ठीक है, ये क्या है, वाक्य की विशेषता नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट 19 क्वेश्चन, और ये तीनों क्वेश्चन न्यू क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है, जो आपके इस बार आपके बोर्ड के द्वारा हिंदी के पेपर में बढ़ा दिए गए हैं। मैंने यह पुस्तक लिखी है, वाक्य का क्रमवाच्य में परिवर्तन है, ठीक है, इसका जो है क्रमवाच्य में आपको परिवर्तन करना है। तो मेरे यानी किसी जो पुस्तक लिखी गई है वो किसी न किसी के द्वारा ही लिखी गई है, तो मैंने ये पुस्तक लिखी यानी किसी के द्वारा लिखा है, ठीक है, तो मेरे द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, ऑप्शन ए राइट है।
इसके बाद नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन। आजकल संस्थाओं के द्वारा जनहित के अनेक कार्य किए जा रहे हैं, रेखांकित का पद परिचय आप सभी को देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आजकल संस्थाओं यानी कोई स्थान है, स्थान के द्वारा ही किए जा रहे हैं, संस्थानों के द्वारा किसी स्थान पे। ठीक है, तो ये संज्ञा है, और किसी के द्वारा किया गया यानी किसी व्यक्ति, वचन, स्थान, भाव को संज्ञा कहते हैं। तो इसमें संज्ञा का बोध है, इसमें जातिवाचक है। ठीक है, और बाकी संस्थाओं यानी इसमें बहुवचन का यूज है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, कर्ता कारक है, यानी ऑप्शन यहाँ पे ए राइट है। इस तरीके से ये थे 20 MCQ क्वेश्चन जो कि बिल्कुल आपके हिंदी के पेपर से बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है। ठीक है, और इसके बाद अब आता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी आपको इस तरीके से वर्णनात्मक प्रश्न आ रहा है जिसका आंसर आप सभी को किस तरीके से लिखना है एग्जाम में। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न 21 क्वेश्चन में आ रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश पे आधारित दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर लिखना है। ठीक है, और ये जो है ये कितने नंबर का है, 6 नंबर का टोटल है, यानी इस तरीके से क्या है 3 क्वेश्चन दिए हैं, पर क्वेश्चन यहाँ पे 2 नंबर का है, 6 नंबर का। सबसे पहले यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित गद्यांश पे आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे 21 का यहाँ पे क वाला आधारित है और ये यहाँ पे ख है। ठीक है, और यानी ये अथवा है, दोनों में से आपको किसी एक के ही आंसर को लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो है बहुत ही वायरल क्वेश्चन है ये। जितना भी हम आपको हिंदी का पेपर बता रहे हैं आप लोग इसको बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ समझिएगा और बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ठीक है, और आप लोग इस पेपर को हल्के में मत लीजिए, इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन है ना बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है। तो इस तरीके से देखिए दिया है, जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर है उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। ठीक है, जो वृद्ध हो गए हैं, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था से दूर हट आए हैं, उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति यानी यादें बड़ी ही सुखद लगती है। वे अतीत का ही स्वप्न देखते हैं। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत। ठीक है, वर्तमान से दोनों को असंतोष होता है। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और वृद्ध जो होते वृद्ध व्यक्ति वो अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध जो है वो अतीत गौरव के संरक्षक होते हैं। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव क्षुब्ध रहता है और इसी से वर्तमान सदैव सुधारों का काल बना रहता है। इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, उपयुक्त गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है। ठीक है, आपको यानी कि संदर्भ में आप सभी को क्या लिखना होता है, आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना होता है। ठीक है, और किस तरीके से एक टॉपर स्टूडेंट जो है संदर्भ को लिखते हैं वो तरीका हम आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, कैसे आप सभी को जो है संदर्भ को पहले लिखना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आप सभी को लिखना है खंड ब। ठीक है, खंड ब आप सभी को इस तरीके से लिखने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है और जो भी नंबर है 21 वो लिख देना है। इसके बाद अब आप सभी को क्या करना है, यहाँ पे आपको ठीक है ये जो है ये गद्यांश है तो आपको संकेत के रूप में यहाँ पे गद लिख देना है। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको आगे के ये 2 वर्ड और डैश डैश करके आपको लास्ट के 2 वर्ड को लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो तरुण संसार डैश डैश बना रहता है ऐसे आपको ब्लैक पेन से लिखना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन फर्स्ट में क्या है, आपको क्वेश्चन फर्स्ट में संदर्भ लिखना है। संदर्भ में पाठ का नाम लेखक का नाम लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या हो जाएगा, संदर्भ आपको ऐसे हेडिंग डालकर कैसे लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के। ठीक है, गद्य है, ये गद्यांश है तो गद्य खंड में संकलित क्या लिखूं नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जो है वो पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। ठीक है, ऐसे आप सभी को क्या करना है, पूरा आप सभी को इसी तरीके से क्या करना है, पूरा संदर्भ लिखना है। अगर आप लोग ऐसे लिखते हो तभी आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है इस क्वेश्चन में दूसरा की रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी आपको इसमें सिर्फ यहाँ से लेकर के यहाँ तक शब्दों की ही व्याख्या करना है। जिसके नीचे ये जो काली वाली लाइन है ना अंडरलाइन, सिर्फ उसी शब्दों का आपको व्याख्या करना है जिसके नीचे ये अंडर वाली लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले हेडिंग डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या। आप लोग यहाँ पे दूसरा या ब लिख सकते हो। ठीक है, अब आपको शुरुआत कैसे करना है, तो यहाँ पे जो चीजें है उसी को लिखा जाता है, सिर्फ आपको थोड़े से इसको बनाकर लिखना है। ठीक है, कैसे लिखना है, इन पंक्तियों में लेखक
कहते हैं, ठीक है, ऐसे आप सभी को लिखना है कि इन पंक्ति में लेखक कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो युवा अवस्था को पार कर, ठीक है, यानी जो युवा अवस्था को पार करके, ऐसे व्यक्ति किसे कहते हैं, वृद्ध लोग को, ठीक है, यानी बूढ़े लोग जो होते हैं वो अपनी युवा अवस्था को पार कर लिए होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो अपनी युवा अवस्था को पार कर वृद्ध हो गए हैं और उन्हें अतीत यानी बचपन की स्मृतियां जो है, यादें उन्हें अत्यंत ही सुखद जान पड़ती हैं, ठीक है, यानी उनको बहुत ही सुखद लगता है जब वो अपनी अतीत, अपनी बचपन की बातों को याद करते हैं। तो इसलिए वे अतीत के सपने देखा करते हैं, यानी वो अपने जब युवा अवस्था में थे उनकी सपना देखा करते हैं। कौन? वृद्ध लोग, बूढ़े लोग, ठीक है। इसी प्रकार एक और युवाओं को जहां उनका भविष्य उज्जवल प्रतीत होता है, और जो युवा होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं कि हमारे आज हम ऐसे हैं, भविष्य में हम कैसे हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ठीक है, वो इस तरीके से सोचते हैं। तो यहाँ पे युवाओं को जहाँ उनका भविष्य उज्जवल प्रतीत होता है, तो दूसरी ओर वृद्धों को उनका भविष्य जो है वो अतीत, यानी उनका अतीत उन्हें वर्तमान में घसीट कर लाना चाहता है, ठीक है। युवकों की अभिलाषा रहती है कि भविष्य की कल्पनाएं वर्तमान में यथार्थ का स्वरूप ग्रहण कर ले। ऐसी युवकों की क्या होती है, कल्पनाएं होती हैं, ठीक है, यानी इच्छाएं होती है। तो इस तरीके से आप सभी को देखिए लिखना है पूरा। आप लोग इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे ही आप लोग को लिखना है। इसके बाद इसमें क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, वर्तमान सदैव क्षुब्ध क्यों रहता है? तो यहाँ पे देखिए सदैव क्षुब्ध यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, इस लाइन में, इस पैसेज में पूरा। तो यहाँ पे हो गया इसका आंसर, यहाँ से लेकर के यानी क्षुब्ध रहता है, यहाँ तक क्या हो गया, पूरा आंसर हो गया। आप लोग इस तीसरे वाले क्वेश्चन में आप लोग, ठीक है, आंसर के रूप में ये तरुण से लेकर के रहता है, ये पूरी लाइन आप लोग लिख दीजिएगा। ये बिल्कुल 100% करेक्ट हो जाएगा और आपको पूरे के पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। अब देखिए कैसे लिखना है। अब देखिए तो यहाँ पे तीसरा, तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं, वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक होते हैं। इन दोनों के कारण वर्तमान सदैव क्षुब्ध रहता है, ठीक है, यानी वही चीजें है जो था, बिल्कुल वही चीजें हमने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। आपको इसी तरीके से लिखना है, यानी तीसरे वाला जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर आपको इसी में से ढूंढ कर लिखना होता है। इसके बाद देखिए अथवा क्वेश्चन है, यानी इस तरीके से अगर लिखते हो तो 6 नंबर आपको पूरे के पूरे मिल जाएंगे, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन, ईर्ष्या का काम जलना है, मगर सबसे पहले ये उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है, ठीक है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति हैं, ठीक है, यानी जिसके अंदर ईर्ष्या और द्वेष की भावनाएं होती हैं और जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनने वाला मिले और अपने दिल का जो है, ठीक है, गुबार निकालने का मौका मिले, यानी जो लोग शिकवा शिकायत करते हैं, ठीक है, ईर्ष्या को कहते हैं, ईर्ष्या दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव रखते हैं, यानी ये जो है ये जो है ये आपके जो है ईर्ष्या तू नहीं गई मेरे मन से चैप्टर से है, और इसके जो लेखक हैं वो रामधारी सिंह दिनकर हैं। आप सभी लोग इसको तैयार कर लीजिए, और ये जो है ये चैप्टर जो है ईर्ष्या तू नहीं गई मेरे मन से है, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से ईर्ष्या तू नहीं गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर इसके लेखक है, और चैप्टर का नाम ईर्ष्या तू नहीं गई मेरे मन से है। तो आप सभी लोग यानी ये पूरा ईर्ष्या अगर आ गया तो आप लोग समझ जाएगा कि ये जो है ईर्ष्या तू नहीं गई मेरे मन से चैप्टर से है, ठीक है। तो आपको यानी अगर आप लोग किस तरीके से पूरे चैप्टर को कैसे पहचानोगे कि ये किस पाठ का है और इसके लेखक कौन है, तो हमारे चैनल पे एक वीडियो है, ठीक है, हिंदी का, जिसमें है कि गद्यांश को कैसे पहचाने, ठीक है। तो आप सभी लोग YouTube पर सर्च करेंगे गद्यांश को कैसे पहचाने अपना विद्यालय, तो वहां पे हमारी वीडियोस आ जाएंगी जिसमें हम बहुत ही छोटे छोटे ट्रिक आपको बताएं, जिससे अगर आप सभी लोग उस वीडियो को देख लोगे ना तो आपका एक भी पाठ का नाम, लेखक का नाम जो संदर्भ में लिखना है ना वो आपका गलत नहीं होगा, आप लोग पहचान जाओगे कि हाँ किस पाठ से है। तो इस तरीके से, ठीक है, ये ईर्ष्या तू नहीं गई मेरे मन से पाठ से, इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। तो संदर्भ में यही चीजें लिखना है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा था, रेखांकित अंश की व्याख्या में सिर्फ यहाँ से लेकर के यहाँ तक की आपको व्याख्या करना, जो चीजें उसको थोड़ी सी शब्दों में बनाकर, बाकी एक क्वेश्चन ईर्ष्या का क्या काम है, वो सबसे पहले किसे जलाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, यानी देखिए
किसे जलाती है? तो ईर्ष्या का काम जलना है, और मगर सबसे पहले यह उसी को जलाती है, ठीक है, जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। तो यहाँ से क्या हो गया, ये इस आप भी ऐसे बहुत से लोग, यानी यहाँ तक सिर्फ ईर्ष्या से लेकर के जन्म होता है, इतना तक आप सभी को क्या करना है, इसके आंसर में तीसरा में लिख देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको लिख देंगे। बाकी इसको हम पूरी की पूरी आंसर के साथ बता चुके हैं। आप लोग चैनल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के प्लेलिस्ट में देख सकते हो जाकर। 22 क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद्यांश पे आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। 6 नंबर का है क्वेश्चन। क्या है यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, यानी पद्यांश दिया हुआ है, मोर पंखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोगी, ठीक है, ओढ़ी पितंबर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोगी, भवतो बोही मेरो रसखानी, ठीक है। रसखान यहाँ पे आ गया, रसखानी का मतलब कि ये रसखान के द्वारा लिखा गया है। सो तेरे कहे सब स्वर्ग करोगी, या मुरली, ठीक है, मुरलीधर की धर रान धरी अधरा न धरोगी। इस तरीके से दिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और ये जो है, ये श्री कृष्ण की जो मुरली है उसके बारे में जो गोपिकाएं हैं बात कर रही हैं, ठीक है, यानी उसकी किस तरीके से वो मुरली के बारे में कह रही हैं, यहाँ पे आप सभी को यही इस पंक्ति में बात कही गई है, ठीक है। इसी के बारे में आपको लिखना है। सबसे पहले संदर्भ लिखना है। अब आपको देखिए इस संदर्भ में आपको पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखना है। देखिए आपको लिखना कैसे, प्रश्नोत्तर संख्या जो भी है 22 है तो 22 लिखिए। इसके बाद यहाँ पे पद है तो पद लिखना है, ठीक है। और उसके बाद आगे की 2 वर्ड, यानी मोर पंखा, तो यहाँ पे मोर पंखा डैश डैश धरोगी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपको लिख देना है। पहले है संदर्भ लिखने के लिए, तो आपको संदर्भ कैसे लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद खंड में संकलित समय नामक पाठ से लिया गया। इसके रचिता रसखान जी हैं, ठीक है। जो रसखान आपको इसी में ये रसखानी लिखा है ना, तो आप लोग समझिएगा कि ये रसखान चैप्टर से है, यानी रसखान इसके कवि हैं। इसके बाद नेक्स्ट है दूसरा इसमें कि रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी आपको यहाँ से यहाँ तक की सिर्फ व्याख्या करना है, ठीक है। बाकी 2 लाइन की सिर्फ करनी है, और ऊपर वाली लाइन की आपको नहीं करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। और यहाँ पे देखिए शुरुआत कैसे करना है, तो प्रस्तुत पंक्ति में एक गोपी दूसरी गोपी से, ठीक है, कहती है। हमने आपको बताया कि इसमें श्री कृष्ण जी के बारे में और उनके मुरली के बारे में 2 गोपिकाएं आपस में बात कर रही हैं, ठीक है, कह रही हैं एक दूसरे को। तो आपको अब समझ गए कि उसी हिसाब से आपको जो 2 लाइन है उसको उसका व्याख्या करना है। तो प्रस्तुत पंक्ति में एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है कि मैं तुम जो, ठीक है, यानी कि मैं तुम जो लीलाओं करने को कहोगी वही सब करूंगी, अर्थात जो लीलाएं श्री कृष्ण को पसंद है वही लीलाएं मैं करने को, ठीक है, करने के लिए तत्पर हूँ। परंतु मैं उस बांसुरी को अपने होठों पर नहीं रखूंगी जो श्री कृष्ण के अधरों पर अत्यंत सुशोभित लगती है, ठीक है, क्योंकि बांसुरी गोपिकाओं को अपनी सौतन जैसी प्रतीत होती है। यानी जो बांसुरी है, मुरली है, वो श्री कृष्ण भगवान के हमेशा अधरों पर रहती थी, ठीक है, यानी होठों पे रहती थी, इसलिए जो गोपिकाएं है उस बांसुरी को अपनी सौतन मान रही है, ठीक है। उन्हें बांसुरी से ईर्ष्या है, ठीक है, उनको गोपिकाएं जो है उनको बांसुरी से ईर्ष्या है, क्योंकि वो श्री कृष्ण के ज्यादा ही मुंह लगी है, ठीक है, लगी हुई है। इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद एक क्वेश्चन है इसमें, क्या है कि बन गोधन ग्वारन संग फिरोगी, ठीक है, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, गोधन और ग्वारन, ठीक है, यहाँ पे यानी ग की बार बार आवृत्ति है, ठीक है, ग की, जिसमें यानी जो भी शब्द होते हैं उसमें उस शब्द की बार बार आवृत्ति होती है, तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ग की 2 बार आवृत्ति हुई है, यानी 2 बार ग आया हुआ है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। इस तरीके से आपको पहचान कर लिखना है। तो इसके बाद देखिए अथवा वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे ये भी, यानी आप लोग पहले वाले को कीजिए या अथवा वाले क्वेश्चन। ये चींटी पाठ से है, किससे है, चींटी से है, ठीक है। और इसके जो लेखक हैं वो कौन है, सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत है, ठीक है। आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। बाकी आपको व्याख्या इतना का करना है। तो यहाँ पे देखिए हृदय सिंधु में उठता, ठीक है, में अलंकार जो है वो रूपक अलंकार है, ठीक है, रूपक।
तैयार कर लीजिएगा। और बाकी यानी जो हम आपको अथवा वाला क्वेश्चन है उसका आंसर जो थोड़ा बहुत बता रहे हैं, ठीक है। अगर आपको पूरे के पूरे आंसर चाहिए तो हमारे चैनल पे हिंदी क्लास 10th की प्लेलिस्ट बनाए, उसी पर क्लिक करके आप लोग देख लीजिएगा। 23 क्वेश्चन में आ गया, निम्नलिखित संस्कृत गद्यारों में से किसी एक का आपको संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है, ठीक है। यानी 2 नंबर संदर्भ पे, 3 नंबर अनुवाद पे, टोटल 5 नंबर का है। यहाँ पे दिया हुआ है पहला और 2 दिए हैं, आपको किसी एक को ही करना है, ठीक है। और दोनों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये दूसरा जो है उससे भी पहले वाले से भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है यहाँ पे, एकदा बहवः जना धूम्रयानम यानी रेलगाड़ी, ठीक है, आरूह नगरम प्रति अगच्छन्ति सम, इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे अथवा करके है, अथवा करके क्या है, अस्माकम संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, यहाँ से लेकर के दृढ़ता चेती तक दिया हुआ है। अब देखिए आप सभी को हम ये दूसरा वाला जो है इसका आंसर बता देते हैं, और बाकी आपको इस वाले क्वेश्चन का आंसर इससे पहले हमने हिंदी के, ठीक है, 2-3 सेट को करा रखा है। तो अगर आप लोग नहीं उस सेट को हल किए हैं तो आप लोग जरूर सेट को हल कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको पूरे 10 सेट को हल करना है, तभी आपका पूरा का पूरा हिंदी में नंबर आएगा। तो आप लोग इससे पहले जो हम हिंदी के पेपर बताएं उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, संस्कृत गद्यांश है तो गद्यांश, प्रश्नोत्तर संख्या 23, संस्कृत पद अस्माकं संस्कृति डैश दृढ़ता चेती, ठीक है। संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड, यानी आपको संस्कृत खंड लिखना है, में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से अवतरित है, और इसमें भारतीय संस्कृति के आदर्शों का वर्णन किया गया, ठीक है। ऐसे आपको संदर्भ लिखना है। और बाकी इसका हिंदी अनुवाद देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या था, यानी अस्माकम संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, अस्माकम मतलब हमारी संस्कृति, ठीक है, हमारी संस्कृति सदा गतिशील है, मानव जीवन को संस्कारित करने के ये समय समय पर नई नई विचारधाराओं को स्वीकार करती है और शक्ति प्राप्त करती है। यह हट नहीं है कि इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के सदा रहने वाले आदर्शों जैसे कि सत्य की प्रतिष्ठा, ठीक है, सभी प्राणियों में संभाव, विचारों में उदारता और आचरण में दृढ़ता में निहित है, ठीक है। इस तरीके से आपको पूरा ऐसे ही लिखना है। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। बाकी जो अथवा वाला क्वेश्चन है ऊपर, वो चैनल पे हमने बताया, उसको देख लीजिएगा। 24 क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित आपको हिंदी अनुवाद करना है, ठीक है। 2 नंबर संदर्भ पे, 3 नंबर आपको किस पे, यानी व्याख्या पर, हिंदी अनुवाद पे, टोटल 5 नंबर का है। 2 दिया है, किसी एक को करना है, ठीक है। और बहुत ही वायरल बता रहे हैं हम आप सभी को, जितने क्वेश्चन है सभी वायरल, ठीक है। और ठीक है 100% बिल्कुल रियल है। और हमारे YouTube चैनल के अलावा अगर आप सभी लोग किसी का भी पेपर देखते हो तो वो फेक है बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि जो है हम जितना भी आपको पेपर बता रहे हैं वो आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन, यानी 10 सेट हल कर लेते हो तो पूरे क्वेश्चन उसी में से आएंगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ठीक है। और आप लोग यानी अगर पूरे के पूरे हमारे चैनल से सिर्फ वायरल पेपर की तैयारी कर लेते हो तो आप सभी का इस बार पूरे 95% बिल्कुल पक्का आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे चैनल से हर साल पढ़ने वाले स्टूडेंट इसी तरीके से वायरल पेपर को पढ़कर ही बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, यानी कमजोर से कमजोर स्टूडेंट 85%, 90%, 95% लाते हैं। इसके बाद देखिए 2 दिया है यहाँ पे पद्यांश। पहला है हतो वा प्राप्स्यसि, ठीक है, स्वर्ग जित्वा वा मोक्षस्य महिम तस्या दूतिष्ठ, ठीक है, कौन्ते युद्धाय कित्त निश्चय, इस तरीके से दिया हुआ। अथवा दिया है मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचति, कामम हित्वार्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवे। 2 दिया है। पहला देखिए, इसका तो हमने कई बार बता चुका है, आप लोग पेपर में तैयार कर लीजिएगा, वायरल पेपर हिंदी के देख लीजिएगा, हमारे चैनल पे है, उसी में हमने बताया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हम आपको इस वाले जो पद्यांश है इसका आंसर आपको कैसे लिखना है ये बता देते हैं। क्या हो जाएगा, इसमें आपको सबसे पहले संदर्भ लिखना है, ठीक है। इस तरीके से नंबर वगैरह संकेत लिखने के बाद संदर्भ में क्या हो जाएगा, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक, पद भी लिख सकते हो, श्लोक भी लिख सकते हो। पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वीर वीरेण पूज्यते नामक पाठ से उद्धृत है, ठीक है, या
लिया गया है। हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, यदि युद्धों में मारे गए तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे, ठीक है, और अगर जीत गए तो पृथ्वी पर राज्य को भोगोगे, यानी पृथ्वी पर आप राज्य करोगे। अतः तुम इच्छा रहित, ममता रहित होकर के, दुख रहित होकर के युद्ध करो, ठीक है। इस तरीके से उसको कहा जा रहा है वीर को। तो इस तरीके से क्या है, आपको पूरा ऐसे ही लिखना है। इसके बाद इसका तो आंसर आपको मिल जाएगा चैनल पे। नेक्स्ट है 25 क्वेश्चन। अपने पठित खंड काव्य के आधार पे निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लिखना है। ये 3 नंबर का है और ये देखिए आपके जिला वाइज होता है, ठीक है, यानी आपके ये जिला के हिसाब से आपको पढ़ना होता है, याद करना होता है। जैसे दिया है यहाँ पे क में 2 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, और दोनों में से यानी आपको एक करना है। और पूरे यहाँ पे जितने भी दिया है खंड काव्य, इसमें से सिर्फ एक ही आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है, पूरे का नहीं लिखना है, वो भी आपको जिला वाइज लिखना है। तो देखिए पहला जैसे मुक्तिदूत खंड काव्य के 2य सर्ग की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए, ठीक है। मुक्तिदूत खंड काव्य के 5म सर्ग की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए, यानी दोनों में से किसी एक को लिखना है और ये जिला वाइज है। लोग हमारे चैनल पे, ठीक है, यानी कि वो खंड काव्य की वीडियो है कि आपको किस जिले के स्टूडेंट को कौन सा खंड काव्य याद करना है, वो वाली वीडियो आप लोग चैनल पे विजिट करके देख लीजिएगा या यूट्यूब पर सर्च करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपके जिला वाइज होते हैं। इसके बाद देखिए ज्योति जवाहर है और अग्र पूजा है, मेवाड़ मुकुट है, जय सुभाष है, ठीक है, और यहाँ पे मातृभूमि है, कड़ है, कर्मवीर है, तुमुल है। इस तरीके से कई दिया है। आप लोग जो भी यानी जिस स्टूडेंट को पता है कि हमें ये चीजें हमें याद करना है, ठीक है, जिला वाइज हमारे जिले में ये आएगा, वो इस हिसाब से क्वेश्चन आएगा, आप लोग तैयार कर लीजिएगा जैसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए 26 क्वेश्चन में आता है क कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का आपको लेखक का आपको जीवन परिचय लिखना है और उनकी एक रचना का नाम लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 5 नंबर का है, 3 नंबर जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचनाओं पर, टोटल 5 नंबर का। 3 दिए रहेंगे जिसमें से आपको किसी एक के बारे में लिखना है। पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा जयप्रकाश भारती और तीसरा है भगवत शरण उपाध्याय। और यहाँ पे देखिए हम आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन परिचय को बता देते हैं, ठीक है, कैसे आप सभी को लिखना है। तो यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म जो हुआ था वो 3 दिसंबर, ठीक है, 1884 ईस्वी बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का यानी इनके पिता जो थे वो महादेव सहाय संस्कृत व फारसी भाषा के बहुत बड़े ज्ञानी थे, विद्वान थे, ठीक है। जबकि माता कमलेश्वरी देवी एक धार्मिक महिला थी। वे बचपन में राजेंद्र प्रसाद को रामायण की कहानी सुनाती थी, यानी इनकी माता सुनाती थी। राजेंद्र बाबू का विवाह बाल्यकाल में ही लगभग 13 वर्ष की उम्र में, यानी आप लोगों की उम्र में ही इनका, ठीक है, इनका विवाह हो गया था, ठीक है। 13 वर्ष की उम्र में ही राजवंशी देवी से हो गया। किससे हो गया था? राजवंशी देवी से। और उसके बाद राजेंद्र प्रसाद ने प्राथमिक शिक्षा उनके गांव जीरादेई से ही प्राप्त की थी। परिवार में एक प्रथा के कारण उन्हें 5 साल की उम्र में ही एक मौलवी के यहाँ भेज दिया गया, ठीक है, जहाँ उन्होंने फारसी, उर्दू और हिंदी का ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद यही से उन्हें गणित की भी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की, यानी उन्होंने गणित की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। राजेंद्र प्रसाद का 13 वर्ष की उम्र में राजवंशी देवी से विवाह होने के बाद उन्हें 18 वर्ष की उम्र में कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। यानी विवाह के बाद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा और इतने यानी प्रथम स्थान भी प्राप्त किए। और 1902 में विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति भी चुने गए और सन 1962 ईस्वी तक भारत गणराज्य के राष्ट्रपति रहे, ठीक है। और सन 1962 ईस्वी में इन्हें भारत की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से अलंकृत किया गया, यानी सम्मानित किया गया, पुरस्कृत किया गया। तथा 1963 ईस्वी में इनका देवासान हो गया, यानी 1963 ईस्वी में ये मर गए, ठीक है। उसके बाद इनकी रचनाएं क्या है, आपको रचनाएं भी लिखना है, तभी आपको पूरे के पूरे 2 नंबर इस पे और 3 नंबर जीवन परिचय पर 5 नंबर मिलेंगे। तो रचनाएं आपको जरूर लिखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, ठीक है। और मुख्य रचनाएं जो है, प्रमुख रचनाएं वो क्या है? भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन शिक्षा और संस्कृति, ठीक है, और साहित्य,
मेरी आत्मकथा, बाबूजी के कदमों में, मेरी यूरोप यात्रा, संस्कृत का अध्याय, चंपारण में महात्मा गांधी। इस तरीके से आपको रचनाओं को याद करना है। अगर आप लोग इस रचनाओं को याद कर लेते हो तो ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी 100% वर्क करता है, ठीक है, क्योंकि आपके जितने भी हिंदी के अध्याय है ना, उसी से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रचनाएं पूछी जाती हैं। तो आपको इसी तरीके से लिखना है, ठीक है। पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और आप लोग ऐसे ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय आएगा आपके पेपर में 100%। इसी तरीके से आप लोग पूरा लिखिए। बाकी जो लेखक के जीवन परिचय, ठीक है, उसका यानी वो सभी को हम इसी तरीके से जो वायरल पेपर है हिंदी का उसमें बता चुके। और इम्पोर्टेंट क्लास 10 इम्पोर्टेंट जीवन परिचय की प्लेलिस्ट भी बना है, उसमें आप लोग जाकर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है ख क्वेश्चन 26 का ख है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का आपको जीवन परिचय लिखना है, दीजिए, ठीक है, तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। ये भी 5 नंबर का है। सूरदास, बिहारी, महादेवी वर्मा, ठीक है, महादेवी वर्मा और बिहारी का पहले से हम बता चुके और सूरदास का भी हम आपको पहले से बता चुके, ठीक है। लेकिन आपको इस वीडियो में भी बता देते कि आपको जो जीवन परिचय है उसको कैसे लिखना है, ठीक है, यानी कैसे लिखा जाता है। तो इस तरीके से देखिए, जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो कैसे लिखते हैं जीवन परिचय, जिससे उनको पूरे के पूरे 5 नंबर मिलते, एक भी नंबर नहीं कटते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 26, सूरदास जीवन परिचय। और यहाँ पे सबसे खास बात, टॉपर की जो तरीका है वो इस तरीके से बॉक्स बनाकर, ठीक है, जैसा कि हम भी एक टॉपर स्टूडेंट थे और इसी तरीके से हमने भी लिखा था जिससे हमको पूरे के पूरे नंबर मिले थे। तो वही तरीका हम आपको भी बताते हैं और सभी टॉपर इसी तरीके से लिखते हैं। इसमें आपको कुछ पॉइंट याद कर लेना है, ठीक है, यानी सिर्फ 5-6 पॉइंट है जिससे आप लोग पूरे जीवन परिचय को कवि या लेखक का लिख सकते हो। नाम सूरदास, जन्म 1478 ईस्वी, स्थान रुनकता, पिता का नाम रामदास सारस्वत, गुरु जो थे वो इनके बल्लभाचार्य गुरु थे। रचनाएं सूरसागर, सुरसरावली, ठीक है, मृत्यु 1583 ईस्वी को हो गया। अब इसी पॉइंट से आपको जीवन परिचय बनाना है। सूरदास का जन्म जो है सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास स्थित रुनकता नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत था, जो कि सारस्वत ब्राह्मण थे, तथा माता जी जो है वो जमुना दास था, ठीक है, यानी माता का नाम जमुना दास था। सूरदास जी जन्मांध थे या नहीं थे, विद्वानों में मतभेद है, ठीक है। बचपन से विरक्त होकर ये गरुघाट पे रहने लगे थे और इन्होंने बल्लभाचार्य को एक स्वचरित पद गाकर सुनाया, जिस पर प्रसन्न होकर उन्होंने इनको क्या किया, श्री कृष्ण की लीलाओं का ज्ञान करने का सुझाव दिया। तभी से ये बल्लभाचार्य जी के शिष्य बन गए और बल्लभाचार्य इनके गुरु बन गए, ठीक है। और वही गोवर्धन पर्वत पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने का भार सौंप दिया गया इनको, ठीक है। और इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी के लगभग गोवर्धन के पास पारसौली नामक गांव में हुआ था। रचनाएं सूरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी, यही सब इनकी रचनाएं, ऐसे आपको लिखना है। और इसके बाद 27 क्वेश्चन है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ आपको कोई एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, ठीक है। तो आप सभी लोग 3 श्लोक याद कर लीजिए, जो कि 2 आपको अगर इस प्रश्न पत्र में भी दे दिया जाएगा तो आप लोग एक लिख सकते हो, ठीक है। तो आप लोग जैसे एक हो गया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग्यवत्, ये वाला आप लोग तैयार कर लीजिए, ठीक है। दूसरा आप लोग अब्दो दुर्गामि च साक्षरो न च पंडिता, ये वाला तैयार कर लीजिए, ठीक है। तीसरा है बंधन मरण वापि जो वापि पराजय बत सम वीर भायो वीरता, ठीक है। आप लोग ये 3 तैयार कर लीजिए, जिसमें से अगर 2 प्रश्न पत्र में आ जाएगा तो एक आप लोग लिख सकते हो, जो कि 2 नंबर का है। 28 क्वेश्चन है, शैक्षणिक भ्रमण टूर, यानी टूर ले जाने के लिए, ठीक है। टूर कराने हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। ये प्रार्थना पत्र है जो कि 4 नंबर का और इस बार आपके एग्जाम में न्यू आया हुआ है, ठीक है, हिंदी के पेपर में। अथवा है, आपके मोहल्ले कॉलोनी की स्ट्रीट लाइट खराब हो चुकी है, ठीक है। इसका उल्लेख करते हुए नगर पालिका जो है अध्यक्ष लोक निर्माण विभाग को पत्र आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, हम आपको सबसे पहला वाला जो है इसको हम बताते हैं किस तरीके से आप सभी को जो है टूर पे जाने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। देखिए, आपको जो लिखने का पत्र लेखन जो सही तरीका होता है, ठीक है, वो क्या होता है, एक टॉपर कैसे लिखते वो तरीका हम आपको बता रहे हैं।
क्योंकि अगर आपको तरीका पता रहेगा तभी आपको नंबर मिलेंगे, नहीं तो आप कितना भी अच्छा क्यों ना लिख दो, अगर आपको पत्र लेखन की तरीका सही नहीं पता है तो आपको वहां पे 4 नंबर का है तो 1 नंबर भी नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेवा में कामा श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय या प्रधानाचार्य महोदय, ठीक है, जिसको भी लिखना है उसका आप सभी को यहाँ पे लिख देना है। कामा राजकीय माध्यमिक विद्यालय, जो भी विद्यालय यहाँ पे लिख दीजिएगा। हमने एक विद्यालय का नाम इस तरह से लिख दिया, उदयपुर। ठीक है, और विषय जो है वो शैक्षणिक भ्रमण संबंध में, यानी शैक्षणिक, ठीक है, विषय जो है वो शैक्षणिक भ्रमण के संबंध में, यानी टूर ले जाने के लिए। ठीक है, और महोदय कामा निवेदन है कि हम कक्षा 10 के, ठीक है, यानी कक्षा 10वीं के सभी छात्र शैक्षणिक, ठीक है, यहाँ पे शैक्षणिक रहेगा, शैक्षणिक भ्रमण पर रावट भाटा यानी कोटा जाना चाहते हैं। वहां का भ्रमण करने से हमें परमाणु विद्युत संयंत्र आदि की जानकारी प्राप्त होगी तथा वहां के जो है दर्शनीय स्थानों का भौगोलिक ज्ञान भी हमें प्राप्त हो सकेगा। अतः प्रार्थना है कि हमें इस, ठीक है, शैक्षणिक भ्रमण पर जाने की अनुमति प्रदान करें। साथ ही हमारे साथ हमारी कक्षा के शिक्षक महोदय को मार्गदर्शन के रूप में भेजने की भी कृपा करें। प्रार्थी, ठीक है, यानी जो भी आपका नाम है, आपको नाम नहीं लिखना है एग्जाम में, आपको इसके जगह पर क ख ग लिख देना है। और समस्त छात्र, ठीक है, दिनांक जो भी आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा, जैसे हमने 22 फरवरी 2024 लिखा है। क्लास जो भी आप लोग लिख दीजिएगा। इस तरीके से आपको पूरा लिखना है। आप लोग पूरा का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे ही आप लोग लिखिएगा। ठीक है, इसी तरीके से तभी आपको पूरे 4 नंबर जो है पत्र लेखन पे मिले। 29 क्वेश्चन क्या है, ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर आपको संस्कृत में देना है। 2 नंबर का है, 1-1 नंबर का है। 4 क्वेश्चन यानी 5 क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। आपको इसमें से सिर्फ 2 क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ठीक है, जो आपको सरल लगता हो, बिल्कुल सही सही याद है, उसी का आंसर आप लोग लिखिएगा। यहाँ पे हम आपको 5 का आंसर बता देते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है भारतीय संस्कृति क दिव्य संदेश। ठीक है, तो यहाँ पे सर्वेषाम मतानाम संभाव, ठीक है, और सम्मानच्च भारतीय संस्कृति दिव्य संदेश अस्ति। इस तरीके से। दूसरा है कलह केन वर्धते, यानी कलह कैसे बढ़ता है। तो कलह कैसे बढ़ता है, दुर्वचनेन कलह वर्धते, यानी दुर्वचन से, यानी खराब व्यवहार से, ठीक है, जो है गंदी व्यवहार से, दुष्ट व्यवहार से जो है कलह बढ़ता है। इसके बाद पदेन बिना कीम दूरम याति, यानी बिना पैरों का कौन दूर दूर तक जाता है, तो वो है पत्रम। ठीक है, पदेन बिना, यहाँ कीम की जगह यहाँ पे रहेगा पत्रम, पत्रम दूरम याति। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे अलछिंद्र को आसित, तो अलछिंद्र यवन राजा आसित। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां है स्वरस्य कीम मुखम दुखम अस्ति। ठीक है, यानी जो स्वरस्य है उसका मुख दुख क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके पेपर में आया हुआ है। जितने क्वेश्चन बता रहे सभी, ठीक है। और आपको देखिए, आप लोग बाद में कमेंट करके मत बताइएगा कि मैं जो क्वेश्चन आपने बताया नहीं आया। ठीक है, आप लोग देखिए 100% जो चीजें हम आपको बता रहे हैं ना, अगर उस पर आप लोग फोकस कर रहे हो, 100% अगर उस क्वेश्चन को याद कर ले रहे हो, बिल्कुल आप लोग ऐसा याद कीजिए, ऐसा पढ़िए जैसे कल आपका बोर्ड एग्जाम है। ठीक है, अगर इस तरीके से पढ़ोगे तो आप लोग इस क्वेश्चन को नहीं भूलोगे। पूरे के पूरे क्वेश्चन देखिए, कुछ स्टूडेंट होते हैं तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है स्वरस्य कीम मुखम दुखम अस्ति, यानी जो स्वरस्य उसका मुख्य दुख क्या है। यत जना माम, ठीक है, यहाँ पे गुज्या तोल्यंती इति स्वरस्य मुखम दुखम अस्ति। ठीक है, इस तरीके से आपको पूरा लिखना है। पूरा क्वेश्चन का आंसर आप लोग तैयार कर लीजिए। इसी में से पेपर में से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन बिल्कुल सेम आते हैं। 30 क्वेश्चन है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। 4 दिया हुआ है, आपको किसी एक के बारे में लिखना है। ठीक है, और देखिए आप सभी लोग वीडियो को जरूर लाइक किया करिए। ठीक है, आप लोग कम से कम अपनी 1000 लाइक इस वीडियो पे जरूर कीजिएगा। ठीक है, हम आप सभी लोगों के लिए पूरे दिन रात मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, बहुत ही मेहनत से वीडियो बनती है। ठीक है, आप लोग के लिए, सिर्फ आपके लिए, यानी आपको
आपको एग्जाम देना है, आपको नंबर लाना है, आपके लिए इतने मेहनत किए जाते हैं। ठीक है, जब हम इतने मेहनत कर सकते हैं आपके लिए, क्योंकि हमें एग्जाम नहीं देना, आपको देना है, लेकिन हम मेहनत कर रहे हैं, तो समझिए कि आपको कितना मेहनत करना चाहिए, क्योंकि आपको एग्जाम देना है इस बार। ठीक है, तो यानी अगर हम 80% मेहनत कर रहे हैं तो आपको 100% पूरा मेहनत करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम 100% मेहनत कर रहे हैं, तो आप में से कुछ स्टूडेंट होंगे जो 20% भी मेहनत नहीं करते होंगे। ठीक है, और ऐसे स्टूडेंट का ही नंबर जो है वो कम आता है या फेल हो जाते हैं, और जो 100% मेहनत करते हैं वो तो बिल्कुल टॉपर बन जाते हैं। तो आप लोग देखिए, और अगर आप लोग हमारे प्यारे स्टूडेंट होंगे, ठीक है, तो आप सभी लोग वीडियो को जरूर शेयर करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, जिससे आप सभी लोग यानी 1000 लाइक इस वीडियो पे आ सके। ठीक है, और आज के वीडियो में हम आप सभी का पावर देखेंगे कि आप सभी लोगों के पास कितना पावर है कि आप लोग 1000 लाइक इस वीडियो पे करा देते हो कि नहीं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, 4 निबंध है, जिसमें से किसी एक के बारे में आपको लिखना है, और ये सबसे अधिक नंबर का आपके पेपर में हिंदी के आता है, यानी 7 नंबर का। पहला है ग्राम्य स्वच्छता यानी गांव की सफाई के लिए। दूसरा है विद्यालय में अनुशासन का महत्व, जो बहुत ही वायरल है। ठीक है, ये हर साल आता है पेपर में। नेक्स्ट है मेरा प्रिय पर्व वृक्षारोपण। तो यहाँ पे हम आपको दूंगे, सबसे पहले आप सभी को यहाँ पे हम बता रहे हैं किसके बारे में, विद्यालय में अनुशासन का महत्व। ठीक है, रूपरेखा में प्रस्तावना, सुचारू रूप से संचालन, अनुशासन पर प्रशासनिक दृष्टि से। ठीक है, अध्यापकों का दायित्व, छात्रों का सहयोग, माता पिता का दायित्व, उपसहार, ये रूपरेखा में है। परिचय यानी यहाँ पे इस तरीके से विद्यालय में अनुशासन की आवश्यकता की महत्व आपको लिखना है। सबसे पहले प्रस्तावना हो जाएगा, विद्यालयों में अनुशासन की उतनी आवश्यकता है जितनी खेल और सेना में। ठीक है, सेना की थोड़ी सी अनुशासनहीनता से राष्ट्र खतरे में हो सकता है, और खिलाड़ी की अनुशासनहीनता से खेल में पराजय जो है अवश्यंभावी है। उसी प्रकार विद्यालयों की अनुशासनहीनता से विद्यालय का वातावरण बिगड़ता है, और छात्र अपने मानसिक असंतोष को उच्च श्रृंखल व्यवहार के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। फलतः विद्यालय भवन की तोड़फोड़, सहपाठियों से अशब्द का प्रयोग, लड़ाई झगड़े एवं अध्यापकों से दुर्व्यवहार करेंगे। विद्यालय औपचारिक शिक्षा प्रदान करने का प्रमुख साधन है, यह भावना समाप्त हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग रहेगा सुचारू रूप से संचालन अनुशासन पर। विद्यालयों का सुचारू रूप से संचालन अनुशासन पर ही निर्भर करता है। सुचारू रूप से संचालन का तात्पर्य विद्यालय में ऐसी स्थिति बनाए रखना जिसमें शिक्षा तथा शिक्षणेतर, ठीक है, अनेकानेक कार्यकलाप सुचारू रूप से चलते रहें। इसके लिए व्यवस्थापकों, अध्यापकों तथा विद्यार्थियों सभी के सहयोग की आवश्यकता है। जेम्स रॉस ने लिखा है कि बहुत अच्छी व्यवस्था बुरा अनुशासन भी हो सकती है, परंतु सच्चा अनुशासन सर्वदा अपने साथ व्यवस्था बनाए रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रशासनिक दृष्टि से। प्रधानाध्यापक जो कि प्रशासनिक दृष्टि से विद्यालय की व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होता है कि प्रशासनिक क्षमता, योग्यता, कार्य दक्षता तथा व्यवहार कुशलता पर ही विद्यालय के अनुशासन की प्राचीर खड़ी रह सकती है। ठीक है, वो आंतरिक और संघर्ष से विरत रहकर हो प्रशासनिक क्षमता और कुशलता उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था सुंदर होगी तो विद्यालय ठीक समय पर लगेगा। प्रार्थना में सभी विद्यार्थी और अध्यापक उपस्थित रहेंगे। पीरियड ठीक समय पर बजेगी। ठीक है, यानी वेल जो है ठीक समय पर बजेंगे। अध्यापक अपने पीरियड में कक्षाओं में अध्यापन कार्य करेंगे। न विद्यार्थी इधर उधर घूमता मिलेगा, न जो है कक्षाओं से बाहर अध्यापक। ठीक है, विद्यालय में पिन ड्रॉप्स यानी साइलेंस यानी पूर्ण शांति होगी। ठीक है, और पढ़ने और पढ़ाने वाले दोनों को आनंद आएगा। यह आनंद तभी प्राप्त होगा जब विद्यालय में अनुशासन होगा तभी। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग क्या है, छात्रों का सहयोग। विद्यालय में छात्रों का सहयोग। ठीक है, विद्यालय में अनुशासन की मुख्य कड़ी जो है विद्यार्थी अर्थात छात्र हैं। विद्यालय जो विद्यार्थी सहपाठियों की चुगली करके, ठीक है, उनकी वस्तुएं चुरा कर, उनसे अपशब्द कर मारपीट करके, गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन करके, बिना कारण पीरियड छोड़कर, गृह कार्य न करके, गुरुजनों के पीछे उनकी हंसी उड़ाकर,
उनसे बहस करके तथा परीक्षा में नकल करके विद्यालय के अनुशासन को भंग कर सकता है। अनुशासन आचरण के आंतरिक स्रोत को स्पर्श करता है, विद्यार्थी के आवेगों एवं शक्तियों को ठीक है विधानों के अधीन रखकर ठीक है उच्च श्रृंखलता को व्यवस्थित करता है। आंतरिक दृढ़ता आ जाने पर विद्यार्थी का वह आचरण भी स्वतः शुद्ध हो जाएगा और विद्यार्थी अनुशासन प्रेमी बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यानी जो ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो चुगली करते, लोगों की दूसरे अपने फ्रेंडों की वस्तुओं को चुराते हैं, मारपीट करते हैं, अपशब्द करते हैं, गाली गलौज करते हैं, ठीक है, और बिना कारण से वो जो है क्लास को छोड़कर अपने घर चले आते हैं, गृह कार्य करके नहीं जाते हैं, होमवर्क नहीं करके जाते, ऐसे स्टूडेंट जो होते हैं वो विद्यालय के अनुशासन को भंग करते हैं। ठीक है, और इस तरीके से जो स्टूडेंट करते हैं वो अपने जीवन में सफल भी नहीं होते हैं। तो इस तरीके से जितने भी स्टूडेंट करते हैं उनको नहीं करना चाहिए। ठीक है, उनको अच्छे तरीके से रहना चाहिए, अब आपस में प्रेम बनाकर रहना चाहिए। तो इसके बाद लास्ट है उपसंहार। ठीक है, उपसंहार में आपको अपने विचार देना है। दुर्भाग्य से विद्यालयों की सुव्यवस्था को आज का राजनीतिक पसंद ही नहीं करता। विपक्षी दल सत्ता पक्ष को नीचा दिखाने के लिए विद्यार्थी वर्ग का उपयोग करता है। परिणाम स्वरूप नारेबाजी, विद्यालय की तोड़फोड़, गुरुजनों के प्रति ठीक है अनास्था का जन्म होता है। यानी विद्यालय शिक्षा के केंद्र न रहकर राजनीति के अखाड़े बन जाते हैं, जहां हड़ताल और विध्वंस को प्रोत्साहन मिलता है। अतः विद्यालय को स्वच्छ और उचित व्यवस्था रखने के लिए विद्यालय में अनुशासन की अधिक आवश्यकता है। इस तरीके से आपको क्या करना है, पूरा इसी तरीके से लिखना है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और आपको यानी आप लोग इस पे लिखिए, या आप सभी लोग को अगर सरल लगता है तो आप लोग वृक्षारोपण पे भी लिख सकते हो, जो कि हम पहले से पेपर जो बता चुके हिंदी में उसमें हमने बताया हुआ है, आप लोग वहां से लिख लीजिएगा। बाकी इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग तैयार कर लीजिए। तो इस तरीके से आप सभी लोग ठीक है इस हिंदी के पूरे पेपर को आप लोग तैयार कर लीजिए, पूरे के पूरे उत्तर के साथ हमने आप सभी को बताया। आप लोग ठीक है यानी आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग एक नोट कॉपी लीजिए, उसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हमने आपको बताया उसको आप लोग लिखिए, उसको याद कीजिए, उसको तैयार कर लीजिए आप लोग। ठीक है, जैसे हमने लिखा उसी तरीके से आपको लिखना है। तो अगर आप लोग इस तरीके से हमारे चैनल पे जितने हम 10 सेट हिंदी के पेपर आपको बताए पूरा तैयार कर लोगे, आपको ठीक है बताए हैं कुछ और बताएंगे, तो आपका पूरा का पूरा 70 में 70 नंबर आएगा। ठीक है, आप लोग तैयार कर लीजिए। और इस वीडियो आप सभी को हिंदी के पेपर की पूरी PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहां पे आप सभी लोग इसका पूरा PDF मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हो। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अच्छी प्यारी जरूर कीजिए।